हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूं और आपके पूछे गए जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको रिप्लाई करती हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपना कॉमेंट मुझे छोड़ सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप उससे पूछ सकते हो और नेक्स्ट मेरी जो वीडियो की कॉमेंट चर्चा की उसमें मैं उसको पिक कर लूँगी। आज मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनमें से कि मैंने जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो मैंने पिक कर लिए हैं। अगर आपका कमेंट रह गया हो और आप जेन्युइनली चाहते हो कि मैं आपका उस कमेंट का रिप्लाई करूं तो प्लीज़ आप अगेन मुझसे दोबारा पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। जो कुछ मैंने कमेंट्स पिक किए हैं आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और मैं एक एक करके आपको रिप्लाई करती हूँ। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है शोजिब इनकी आईडी है। इन्होंने पूछा है मैडम आपका कितने दिनों तक डेट करने के बाद शादी किया है। एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप जो था शादी से पहले वो करीब 1.5 साल का था और उसके बाद हमने शादी किया। डेढ़ जिनको नहीं पता हिंदी में 1.5 ईयर का था। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास डी आर के का और इन्होंने मुझे पूछा है कि एक लड़के की मर्ज़ी के बिना, उसकी चॉइस के बिना शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है, वो बड़ों की खुशी के लिए या फिर उनकी ज़िद के चलते शादी कर लेता है, तो ऐसे में हस्बैंड और वाइफ दोनों का क्या फ्यूचर होगा अगर जो लड़का है वो फर्स्ट नाइट पे अपनी वाइफ के साथ फिज़िकल ना हो या फिर कभी भी ना हो और ऐसे में बिना फिज़िकल हुए वो अपनी लाइफ को आगे कैसे लीड करेंगे। मैं आपका इसका बहुत ही सच वाला और जो दिल से मैं सोचती हूँ वही आंसर दूंगी और किसी और का ओपिनियन इसके बारे में अलग हो सकता है या आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। दैट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आप किसी से शादी करते हो, उस लड़की को आप अपने घर में लेकर आ रहे हो तो आपको एज अ हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो अपने एक हस्बैंड के फ़र्ज़ होते हैं वो निभाने पड़ते हैं ना। मैं यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपको उसे एज अ हस्बैंड प्यार करना, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखना, उसकी पसंद नापसंद और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आने वाली हैं। आप दोनों की लाइफ अब दो अलग अलग लोगों की लाइफ ना रह के एज अ कपल, एज अ फैमिली आप अपनी लाइफ को आगे लीड करने वाले हो। अगर आप इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, दिल से वहाँ पे रहोगे ही नहीं, तो वो पूरा जो चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी। आप दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाइयाँ होती रहेंगी, मनमुटाव होते रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि आपके घर वालों पर नहीं चली, उन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती करी और उनकी खुशी के लिए आपने खुद को सेक्रीफाइस तो कर दिया, लेकिन किसी तीसरे इंसान को आप क्यों सज़ा दे रहे हो? वो क्यों भुगते आपकी गलती की सज़ा कि आप अपने घर वालों को अपनी पसंद जो है नहीं बता पाए, आप उनको मना नहीं कर पाए, तो उसकी सज़ा वो तीसरा इंसान जिसकी कोई गलती ही नहीं है उसको क्यों मिले? इससे बेटर तो उसकी शादी कहीं और होती, वहाँ पे उसे एक पत्नी के सारे सुख मिलते उस किसी और इंसान से, उसका आप वो हक छीन रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी शादी, अगर आप शादी से पहले मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। जब से आप खुद तैयार ना हो तब तक आपको शादी के लिए नहीं हाँ करनी चाहिए ऐसे ज़बरदस्ती में आके। और अगर आपने इस तरह की शादी अगर कर ली है ज़बरदस्ती वाली और अब जब हो गई है तो ऐसे में तो देखो दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप पूरी ईमानदारी से दिल से कोशिश करो इस शादी को निभाने की। एक हस्बैंड के जो भी फ़र्ज़ होते हैं सारी चीज़ें आप करने की कोशिश करो। अगर आपकी वाइफ की फ़िज़िकल डिमांड है तो वो भी आपको पूरी करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि एक वाइफ या एक हस्बैंड इस बेसिस पे भी डाइवोर्स ले सकता है, अपने पति या पत्नी से अलग हो सकता है कि अगर आप उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते या फिर उसके साथ फिजिकल नहीं हो रहे हो। तो अगर आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाओगे तो आपसे वो अलग भी हो सकती हैं, आपसे डाइवोर्स ले सकती है। और आप खुद भी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसी शादी में क्यों स्टक रहना चाहोगे कि जहाँ पे आपका मन ही नहीं है। तो पहला तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ऐसी शादी ना ही करो। दूसरा, अगर आपने की है तो उसे निभाने की कोशिश करो। और तीसरा ये कि सारी ज़िंदगी गुट गुट के जीने से अच्छा, एक दूसरे को गालियाँ देने से अच्छा, एक दूसरे से लड़ने से अच्छा तो आप खुशी खुशी अलग हो जाओ और अपनी लाइफ जो है फिर अपने अकॉर्डिंग आप लीड करो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है आशीष कुकृतिका। उन्होंने पूछा है शिवानी, द वाइफ हु अर्न मोर देन हिज हस्बैंड मे बी डबल और ट्रिपल इज़ बेटर और द वाइफ हु अर्न्स लेस देन हिज हस्बैंड इज़ बेटर, विच वन इज़ द आइडियल इन ऑर्डर टू स्मूथली डन इन अ रिलेशनशिप। मुझे समझ में नहीं आता एक रिलेशनशिप को आइडियल बनाने के लिए आपको मनी
का फैक्टर क्यों लाना है, और वो भी ऐसा कि कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। एक आइडियल रिलेशनशिप तो वो होगा कि एक घर में जो इनकम आ रही है, चाहे वो एक अकेला हस्बैंड लाए, अकेली एक वाइफ लाए, या हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों कुछ कमा के एक घर में लेकर आए, तो वो एक घर की, एक फैमिली की इनकम होनी चाहिए। उसमें से फिर दोनों को ही मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि कितना आपको अपने घर में सेव करना है, कितना घर की ज़रूरतों के लिए रखना है, कितना आपको अपने फ्यूचर के लिए जोड़ना है, कितना बच्चों के लिए चाहिए। तो जो इनकम आती है, चाहे वो किसी भी मीन्स से आए, हस्बैंड की आए, वाइफ की आए, दोनों की आए, वो एक फैमिली की इनकम होनी चाहिए, और वही एक फिर आइडियल रिलेशनशिप बनेगा। अगर आप इस तरह से सोचोगे कि वाइफ ज़्यादा कमाए वो आइडियल है, वाइफ कम कमाए वो आइडियल है, जहाँ पे आप इस तरह की सोच ले आए ना, तो वो तो आइडियल बिल्कुल है ही नहीं। एक घर की, एक फैमिली की, जितने भी लोग कमा रहे हैं वो पूरी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास जो कमेंट है वो है आन्या का। उन्होंने पूछा है दी कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, तीनों के बारे में बताइए कि किस में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की ज़्यादा है गर्ल्स के लिए। देखो आज की डेट में तो सारी ही स्ट्रीम जो हैं उनमें गर्ल्स ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर आप कोई भी ऐसी जॉब ये सोच के ले लोगे कि अच्छा लड़कियों के लिए ये चीज़ सेफ़ है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, लेकिन आपका अंदर से वहाँ पे मन नहीं है, आपके अंदर से उस फील्ड में चॉइस नहीं है, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप इंटरव्यू में अच्छे से खुल के आंसर ही नहीं दे पाओगे, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी जब आप पढ़ाई करोगे, या फिर जब आप वर्क करोगे उसमें भी आप बिल्कुल वो रोबोट जैसे काम करते हैं ना, कि बिल्कुल फिक्स वाली जॉब करी और बिल्कुल इंजॉय ही नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी जॉब को, फिर वही वाली एक लाइफ हो जाएगी। इससे बेटर तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से अपना स्ट्रीम चूज़ कीजिए, उस हिसाब से ही फिर आपको जॉब मिलेगी, और एटलीस्ट आप जो भी आप काम करोगे उसको एंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट मेरे पास जो कमेंट है वो है सनी राजा भाई। इन्होंने पूछा है दीदी व्हाट आर इरेगुलर पीरियड्स। लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं हम गर्ल्स के, वो 28 से 30 दिन के रेगुलर साइकिल पे आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन नीचे। उससे ज़्यादा अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे कि 15 दिन में आ रहे हैं, 20 दिन में आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गैप दे के आ रहे हैं 45 दिन 50 दिन में, या फिर एक मंथ आए एक मंथ नहीं आए, तो इस तरह की कुछ भी चेंजेस होते हैं, साइकिल में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, उसी को ही कहते हैं इरेगुलर पीरियड। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसके क्या रीज़न है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, #BBold आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीरियड से जुड़ी और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जिन पे आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। #BBold प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, और मेरी पीरियड टिप्स की एक प्लेलिस्ट है उसको भी ज़रूर आप चेक करना। दोनों का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है संजना सिन्हा का। इन्होंने पूछा है मैम आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। मेरी लव मैरिज है, और हमारी लव मैरिज की जो पूरी स्टोरी है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। कपल स्पेशल वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास कमेंट है वो है उज्जवल साहू का। इन्होंने पूछा है माई क्वेश्चन इज़ आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। आपका क्या ओपिनियन है लव मैरिज के बारे में। देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप प्यार में हो, लव मैरिज तो वही करेगा ना कि जिसको लव हुआ होगा किसी से, और अगर आप जिससे लव है और वो भी आपसे प्यार करती है, दोनों आप सीरियस हो, तो आप डेफिनेटली लव मैरिज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के प्यार में हो ही नहीं तो फिर आप सोचो कि मुझे लव मैरिज ही करनी है, तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर तो एक ही ऑप्शन है अरेंज मैरिज करने का। और मेरा ओपिनियन ये है कि आप जिससे भी मैरिज करते हो, चाहे वो लव हो या अरेंज मैरिज हो, एक रिश्ते में अगर आप खुश हो, आप दोनों कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, वहाँ पे प्यार, रिस्पेक्ट, केयर है, तो आपका रिश्ता जो है वो अच्छे से स्मूथली चलेगा ही। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास सुरभि गौतम का। उन्होंने पूछा है मैम लास्ट क्वेश्चन, जब ब्लड पैंटी या ड्रेस पर लग जाए, वॉश करने के बाद जो स्टेन रह जाते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। देखो डियर, जब भी आपको पीरियड्स के टाइम पे अगर आपका स्टेन लग जाता है पैंटी पे, आपकी ड्रेस पे, आपकी बेडशीट पे, सबसे पहला तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप तुरंत से जाके उसे फ्रेशली ही वॉश कर लो, तो उसके स्टेन जो हैं वो ज़्यादा नहीं रहते हैं। आप उसको अच्छे से साबुन से या सर्फ से वॉश तभी का तभी ही कर लो। अगर आप तभी नहीं कर पाए या फिर वो दाग जो है वो जम गए, तो एक सोल्यूशन ये है कि आप उसको उस पर अच्छे से साबुन या सर्फ डाल के उसे थोड़ी देर डुबो के रख दो, और फिर अच्छे से
रगड़ के आप उसे धोओगे तो आराम से दाग वैसे निकल जाता है। आजकल तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप स्टेन पे रब करके उसे रख दो, जैसे कि वैनिश है, आपने उसकी ऐड वगैरह भी देखी होगी कि स्टेन पे आप उसे रगड़ के थोड़ी देर रख दो तो स्टेन निकल जाते हैं नॉर्मली। तो ऐसी ही चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो और ट्राई करो कि वो निकल ही जाए। अगर दाग रह जाता है तो मेरे हिसाब से फिर वो जो कपड़ा है वो काफ़ी कड़क सा हो जाता है, स्पेशली आपकी जो पैंटीज़ हैं वो आपको ज़्यादा दाग लगी हुई और इस तरह की जो कड़क हो जाती है कपड़ा, उस तरह की पैंटी आपको नहीं पहननी चाहिए। फिर आप उस पैंटी को थ्रो कर दो और नई पैंटी फिर आप यूज़ करो। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट जो मेरे पास कमेंट है वो है अमन सिंह। इन्होंने पूछा है, मैम आई नो आपने बहुत सी वीडियो में बोला है कि फेयर और सांवली स्किन डजेंट मैटर, बट फिर भी एक विश होती है, काश मेरी भी स्किन साफ़ होती। सो प्लीज़ मैम फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस सजेस्ट अ क्रीम और अ फेस वॉश फॉर फेयर स्किन। देखो, अगर आपकी स्किन का कलर है वो टाइम के साथ साथ थोड़ा सा सांवला हो गया है, जैसे कि अगर आप धूप में जाते हो तो टैनिंग हो गई है, बहुत से लोगों को गर्मियों में पसीने वगैरह की वजह से टैनिंग हो जाती है, तो उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। उस चीज़ को आप थोड़ा सा उस कालेपन, उस सांवलेपन को जो धूप धूल मिट्टी की वजह से जम गया है उसे आप ठीक कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका जो जन्म से ही जो आपका जेनेटिकली ही कलर है उसको बिल्कुल ही चेंज कर दो, आप बिल्कुल काले से बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओ, बिल्कुल फॉरेनर जैसे गोरे हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं होता। 1 या 2 टोन आप अपनी स्किन को फेयर बना सकते हो और उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेरा स्किन केयर प्लेलिस्ट आप चेक करो। मैंने वहाँ पे फेस वॉश, फेस स्क्रब, नॉर्मली आप डे टू डे अपनी लाइफ में कैसे अपने स्किन की केयर कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फेस पे इफ़ेक्ट डालती हैं, अनहाइजीनिक इसे बनाती हैं, वो सारी ही चीज़ें मैंने वहाँ शेयर की हुई हैं। प्लीज़ मेरी स्किन केयर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अगेन उसका लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ उसे जाके आप चेक कीजिए और वो सारी जो टिप्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। नेक्स्ट जो मेरे पास कमेंट है वो है तौफिक अहमद का। उन्होंने पूछा है, मैम आप चेहरे पर क्या लगाती हो? मैं चेहरे पे बहुत कुछ लगाती हूँ, आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। स्किन केयर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, मॉइस्चराइजेशन किया जाता है, नाइट में अलग से केयर की जाती है, मेकअप जब करते हैं तो बहुत कुछ लगाया जाता है। आपको एग्जैक्टली क्या जानना है आप मुझे वो बताइए, तभी मैं आपको बता पाऊँगी। अदरवाइज़ जैसा मैंने आपको कहा, नॉर्मल मैं स्किन केयर में क्या यूज़ करती हूँ वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा स्किन केयर प्लेलिस्ट में, और मेकअप में मैं क्या लगाती हूँ वो भी मेरी मेकअप की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी जो स्किन केयर है या फिर मॉइस्चराइज़र है वो चीज़ें मैं चेंज जो है वो करती रहती हूँ टाइम के साथ साथ, और नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मेरे फेस पे या मेरी स्किन के हिसाब से क्या चीज़ और अच्छे से वर्क कर रही है। तो अगर किसी को जानना है कि मैं करंटली क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट मेरे पास जो कॉमेंट है वो है हर्षित का। उन्होंने पूछा है, फर्स्ट टाइम कौन सा यूज़ करें और साइज़ के बारे में बताइए। ये मेरी बेसिकली जो कमेंट है कॉन्डोम वाली वीडियो पे आया था और ये वही पूछ रहे हैं। देखिए, फ़र्स्ट टाइम में कौन सा यूज़ करना चाहिए तो ऐसा कुछ आते नहीं है मेरे हिसाब से तो स्पेसिफिक कि ये फ़र्स्ट टाइम के लिए है या ये रेगुलर टाइम के लिए है। नॉर्मली जो आते हैं आप वही यूज़ करेंगे फ़र्स्ट टाइम के लिए भी। और साइज़ का जहाँ तक बात है तो आपको अपना साइज़ मेज़र करने की ज़रूरत होती है, लंबाई में भी और गर्थ में भी, विड्थ में। तो वो सब चीज़ें आपको कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप ऑनलाइन चार्ट चेक कर सकते हो, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि किस प्रोडक्ट का क्या साइज़ का है वो, और उस हिसाब से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैच करके ले सकते हो। और ये तो था थोड़ा लंबा वाला प्रोसेस, थोड़ी कैलकुलेशन वाला प्रोसेस। जो बेसिक एक बहुत ही सिंपल से मैं आपको टिप ये दे सकती हूँ कि आप अपने हिसाब से 2-3 वैरायटी आप बाय करो और उसको आप ट्राई करके देखो। जब आप एकदम फिजिकल होने जा रहे हो तब नहीं, उससे पहले आप ट्राई करके देखो, उसे वेयर करके देखो और आपको उससे पता चल जाएगा कि आपके साइज़ का है या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट मेरे पास है MS परमार का। उन्होंने पूछा है, क्या रोज़ सेक्स कर सकते हैं और 24 आवर्स में कितनी बार कर सकते हैं? सॉरी मैम इस सवाल के लिए, लेकिन मैं यूट्यूब पे जाना चाहता हूँ और हर कोई अलग अलग रिप्लाई करता है। हर कोई अलग अलग रिप्लाई इसलिए करता है क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर है नहीं। हर इंसान का स्टेमिना, उसका मन, उसका मूड, उसकी प्रेफरेंस, उसके पार्टनर का भी मन, मूड और प्रेफरेंस अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से वो अब शायद आपको अपना आंसर देते होंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं सबको ध्यान में रखते हुए बात करूं
तो अगेन ये आपकी चॉइस है, जो आपकी बॉडी अलाउ करे या फिर जिस तरह से आपका और आपके पार्टनर का मूड हो उस हिसाब से आप देखिए कि आपको रोज़ करना है, हफ्ते में करना है, महीने में करना है, 15 दिन में करना है। इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जिस चीज़ में आप और आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो आप वो काम कीजिए। नेक्स्ट जो मेरे पास कमेंट है वो है डी सुनील का। इनके मेरे पास 2 कमेंट हैं। पहला ये है कि क्या आपने पहले टीचिंग की थी? तो जी हाँ, मैं पहले टीचिंग किया करती थी। यूट्यूब के साथ साथ ही मैं टीचिंग किया करती थी। करीब 1 साल मैंने पढ़ाया है। उससे पहले जब मेरे प्रेगनेंसी से पहले, मेरा जब बच्चा हुआ था उससे पहले तो मैं नॉर्मल जॉब किया करती थी। और उसके बाद में जब मेरी बेटी हो गई तो मुझे थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने घर पे भी देना था, तो मैं इसीलिए मैंने टीचिंग चूज़ करी थी। करीब 1 साल मैंने करी थी और उसके बाद फिर मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना शुरू किया। सेकंड जो आपका कमेंट है वो है आपकी ड्रेस सिलेक्शन के बारे में बताइए। आप मेरे ड्रेस सिलेक्शन के बारे में क्या जानना चाहते हैं एग्जैक्टली पूछिए। तो वैसे मैं अपनी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करती हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ब्रांड से ही स्पेसिफिक लूँ। मैं स्ट्रीट शॉपिंग भी करती हूँ, मैं ब्रांड से भी शॉपिंग करती हूँ, मैं ऑनलाइन भी शॉपिंग करती हूँ। इट डिपेंड्स कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली हैं वो कहाँ से ली हैं, तो बहुत सारी जो मेरी शॉपिंग है मैं अमेज़ॉन से करती हूँ। मैंने अपना अमेज़ॉन फ्रंट स्टोर भी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा कि जो प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ, जैसे कि स्किन केयर के प्रोडक्ट हो गए, मेकअप के हो गए, या फिर कपड़े हो गए, एसेसरीज़ हो गई, मेरी बेटी के लिए मैं अगर कुछ खरीदती हूँ तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। आप ज़रूर एक बार वो लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा। कोई प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन से मेरे लिंक के थ्रू। आज की वीडियो के लिए था इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करना मुझे अपने इस वीडियो के नीचे, शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और मैं चलती मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।